हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पीहू और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास की और आज 8th क्लास है। और आज के चैप्टर का नाम है, आज के अध्याय का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। एक जो अशोक थे उनके ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या था। और मैं एक बात बता दूं, राज्य और साम्राज्य में फ़र्क होता है, सम्राट और राजा में फ़र्क होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र को देख रहे हैं, ये देखो, ये देख रहे हैं नाम, इसका एक लंबा इतिहास है। इन्हें पत्थरों को काटकर बनवाया गया, फिर इन्हें सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। पत्थरों से काट के बनवाए गए हैं ये। ठीक है, और किसका चित्र है? जिसे हम अशोक स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, शेर का चित्र है। ठीक है, ये शेरों वाला स्तंभ। ठीक है, स्तंभ शेर। चलिए, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इन स्तंभों और पत्थरों के अभिलेख उत्तीर्ण करवाए गए। किसके आदेश पर? अशोक के। इससे पहले कि हम जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, इसे यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अशोक का साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे? उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य नाम एक नाम हो रहा है, अपने शॉर्ट नोट्स डाल के हिस्ट्री के लिख लीजिए। कौटिल्य का नाम आया। कौटिल्य कौन थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, तो जो सिकंदर थे उनके गुरु थे एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, ये उन्हीं के टाइम पीरियड के में हुए हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य। ठीक है, बोलते हैं कि जो सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटल, वो इंडिया में आए थे। ऐसे हिस्ट्री में कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड सेम ही है इनका। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र, तो चाणक्य की बुक कौन सी है? अर्थशास्त्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य नाम उनका आता है, उन्हें क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स की बात की गई, इसमें राजनीति की बात की गई है, राजा के बारे में बताया गया है, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होने चाहिए, जो हम दूसरे देशों के साथ, दूसरी कंट्रियों के साथ संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं, किस राजा के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, किस राजा के साथ हमें हमारी दुश्मनी होती है। ठीक है, अब होता है वंश। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से? पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। लिख लीजिए, पूछेगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ठीक से टिक करके आना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। देखिए, ये रहा मैप, दिखाती हूँ मैं एक बार, जिसमें सम्राट की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। बैक टू बैक ये बनी है। ठीक है, पहले एक, दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, पहले पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। तक्षशिला इंपॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का, जहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जहाँ चीन से, यूरोप से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, ये बौद्ध केंद्र था। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने वाला एक मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शायद नगर किसके लिए? व्यापार के लिए। सरकारी अधिकारियों और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्र में किसान, पशुपालक के गांव बसे थे। मध्य भारत के इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ लोग फल फूल का संग्रहण और जानवर का शिकार करके जीवन चलाते थे। अब भी जानवर का शिकार हो रहा है, अब भी फल फूल खा रहे हैं लोग। ठीक है,
साम्राज्य में अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न कल्चर था, रीति रिवाज थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये मौर्य साम्राज्य का उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख के प्रस्थान कौन कौन से स्थान हैं। एक जो तक्षशिला है ये तो क्या है ये। अभिलेखों के प्राप्ति स्थान कौन कौन से हैं। जो रेड कलर के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जहाँ जहाँ से वो पत्थर से बने हुए, मैंने ऊपर बताया ना, अशोक स्तंभ है। ठीक है, वो स्तंभ प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और महानगर और महत्वपूर्ण नगर हैं ये, देख लीजिए। उज्जैन से प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, और 3 ही जगह हैं। ठीक है, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ये है महत्वपूर्ण नगर। ठीक है, 3 ही नगर है महत्वपूर्ण। अब अभिलेख देखिए, इधर कंधार, इधर बंगाल की खाड़ी के पास। ठीक है, जोगढ़। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी, ये उज्जैन इनकी राजधानी, और तक्षशिला। ठीक है, अब बोलोगे 3 राजधानी कैसे थी, ये इनके अंडर आता था। ये पाटलिपुत्र वाला सारा जो एरिया था, ये वो जो भी राजा बनता था, मतलब जैसे अशोक राजा थे, वो अपने अंडर रखते। ठीक है, यहाँ युवराज, इनके युवराज जो होते थे उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता था। इसका सरकारी काम धाम वो देखते थे। कोई सेनापति बना दिया, इनका काम धाम वो सारा देखते थे, और आके राजा को पूरी रिपोर्ट देते थे। ठीक है, तो कंधार देखिए कितनी दूर तक तब साम्राज्य था अशोक का। ये यहाँ पे ब्रह्मगिरी यहाँ पे नीचे तक है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक पहुँच गई। या इधर कंधार, ठीक है, पाकिस्तान से भी आगे तक। ठीक है, और लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, महापुरी, ठीक है, दिल्ली, टोपरा, ये सारे नगर हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण नगर था। नगरों में दे दिया, उज्जैन दे दिया, सांची दे दिया। ठीक है, एक ऑप्शन उज्जैन दे दिया, दूसरा सांची दे दिया, तीसरा कलिंग दे दिया। ठीक है, और चौथा दे दिया कंधार। ठीक है, उज्जैन दे दिया। महत्वपूर्ण नगर कौन से इनमें से देखना है आपको। कंधार दे दिया, उज्जैन दे दिया, सांची दे दिया, और जोगढ़। तो आपको क्या लिखना है, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन तब का महानगर था। और ये कंधार, इनमें से क्या मिले हमें, महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं, स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जहाँ लिखी मैन्युस्क्रिप्ट जो भी मिले हैं। ठीक है, मैंने ऊपर सब बताया हुआ है, तो ये बात आपको याद रखनी। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ ये क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित स्थान में से कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उज्जैन लिख देगा एक तो, ठीक है, दूसरा लिख देगा तक्षशिला, तीसरा लिख देगा पाटलिपुत्र। ठीक है, और चौथा लिख देगा कंधार। अब कहाँ से प्राप्त हुए इनमें से, कि कहाँ से, कंधार। तक्षशिला एक नगर था, उज्जैन नगर था, और पाटलिपुत्र ये सब क्या थी, राजधानियाँ थी। ठीक है, छोटे छोटे एरिया की राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्र उज्जैन से, उज्जैन तक्षशिला। ठीक है, यहाँ राजा सीधा पाटलिपुत्र से अपना राज करता था। यहाँ युवराज का शासन होता था, जो भी जैसे बिंदुसार हो गया। ठीक है, उन्हें राज्यपाल घोषित कर दिया। और तक्षशिला जो दूर था, वहाँ एक सेनापति उनका सारा संचालन करता था और आकर राजा को रिपोर्ट देता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शायद आपने पहली बार सुना होगा, था ऐसा ही, आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिससे हम पजल हो जाते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी। नेक्स्ट है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग रीजन का। ठीक है, और अलग अलग भोजन था, और पोशाक जो वो कॉस्ट्यूम पहनते थे वो भी अलग अलग थे। हमारे भी देखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, हिमाचल, सबके अलग अलग है ना। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़ा होता है। इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजा की तुलना में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक राज्य है। ठीक है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, इसका शासन कौन कर रहा है, इन सब पर मिलकर शासन कर रहा है अशोक। तो क्या बन गया, एक साम्राज्य। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्य हो गए। पाटलिपुत्र के अंडर आ गया, उज्जैन के अंडर आ गया, ये तक्षशिला के अंडर आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट इनकी कार्य जो भी वहाँ का काम था, लोगों को देखना, युद्ध की सूचना देना, लोगों को सहायता सामग्री पहुँचाना, लोगों के छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े उनको सॉल्व करना कौन करता था, या सेनापति, और जहाँ युवराज, और यहाँ खुद राजा। ठीक है, पर सारी रिपोर्ट कहाँ जाती थी, राजा के पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों को मिला के क्या बना, साम्राज्य, जो इधर पाकिस्तान से आगे
क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान तक जाता था, कंधार, कंधार से इधर बंगाल की खाड़ी तक ऊपर भी, ठीक है। मानेसर मतलब कि मानेसर है, और यहाँ ब्रह्मगिरी तक था। देखो कितना बड़ा साम्राज्य था, आज की इंडिया से बड़ा था, ठीक है। इधर देखिए ये इंडिया, यहाँ ये बड़ा था, ठीक है। पाकिस्तान में जाने के बाद इंडिया से बड़ा था, जो टुकड़ा उधर चला गया हमारा। अब देखिए, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा राजा साम्राज्य में क्या फ़र्क है। इन्हीं कारणों से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाली अधिकारी की जरूरत पड़ती थी। अभी आएगा आगे, अधिकारियों के भी नाम पूछे हुए हैं, ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। समझ गए आप। पाटलिपुत्र के आसपास पर सीधा किसका नियंत्रण था? अशोक सम्राट का, ठीक है। और उसका मतलब यह हुआ कि इलाकों को गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्प और व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करते थे। जो राजा के अधिकारों का उल्लंघन करता, अधिकारी उसे सजा भी देते थे। इसमें से कई अधिकारी वेतन भी दिया करते थे। वो अधिकारी राजा अधिकारी रखता था, उन्हें वेतन दिया जाता था, ठीक है। फिर आते हैं संदेशवाहक, जो संदेश पहुंचाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तब कोई फ़ोन नहीं थे ना, व्हाट्सअप नहीं था, ठीक है, टेलीग्राम नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। राजा के लिए जासूसी भी करते थे और कार्यकलाप पर नज़र रखते। जो अधिकारियों की जासूसी करते थे, वो अधिकारी ठीक नहीं काम कर रहा, या वो अधिकारी कहीं से पैसा ले रहा है किसी से, ठीक है। इन सबके ऊपर कौन थे? सम्राट थे, जो राज परिवार एवं विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखते थे, अपने राज परिवार और विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, जिन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों के शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था, ठीक है। क्या बना दिया जाता था? राज्यपाल किसको बना दिया जाता था? राजकुमार को। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हीं जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। यही नियम चलते होंगे, ठीक है। राजा का पुत्र राजा, और उस स्थान की जो भी परंपराएं हैं वो वैसे अपना परंपराएं निभाते थे। कोई भी फेस्टिवल हो गया, उनका कोई पर्टिकुलर डांस हो गया, उनकी पोशाक हो गई, उनका खान पान हो गया, उनके देवी देवता हो गए, उनकी भगवान को भक्ति करने की जितनी भी विधियाँ, वो उनकी परंपराएं रही होगी। प्रदेशी केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र था, ठीक है। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अभी बात आती है कि ये मार्ग और नदियों पर क्यों नियंत्रण रखते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय मार्ग और नदियों से एक तो पानी मिलता था, ऊपर से जो भी नदियों के रास्ते में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता था, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था। टैक्स दो और नदी पार करो, क्योंकि ये नदी हमारे अंडर आती है। ना दो तो ये नदी पार आप नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। जो भी आवागमन के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे, जहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, उत्तर पश्चिम कंबल और दक्षिण सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये भाई नोट कर लीजिए, पूछ सकता है, क्वेश्चन नहीं बना। क्या था? उत्तर पश्चिम था कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। वही नजराना मैंने बोल दिया ना, टैक्स। नदी पार करनी है तो भाई टैक्स दीजिए, नहीं तो अपने अपने घर जाइए, ठीक है। नजराना, यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था। वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभावित हो इकट्ठा किया जाता था। जैसे नजराना विधि पदार्थ जो भी पदार्थ लेके जा रहे हैं, अभी इसमें से हमको दे दो और नदी पार कर लो, ऐसे लोगों से लिया जाता था। स्वेच्छा से देते थे, ठीक है। स्वेच्छा से तो इसलिए देते थे ना, पता भी राजा नदी पार करने नहीं देगा, देना तो पड़ेगा ही, चाहे सीधे सीधे दे दे, चाहे राजा के मांगने पर दे दे। इससे अच्छा है कि वो सीधा सीधा दे दे। सीधा सीधा देंगे तो वो अपनी मर्जी से देंगे, जितना भी देंगे, ठीक है। राजा मांगेगा तो फिर बड़ी कीमत मांग लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? नजराना क्या होता है? नजराना एक भेंट होती है जो नदी पार करने के लिए उस टाइम पे लोग देते थे। ये नहीं है कि नदी पार करने के लिए देते थे, बहुत किस्म से नजराना देते थे। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियाँ क्यों इम्पोर्टेंट थी? नदियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट थी, नदियों से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या जाता था? सामान जाता था, इम्पोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और वहाँ जो भी जिस भी राजा के अंडर वो नदी आती थी, उसे पार करना है तो वहाँ नजराना कर देना पड़ता था। और कर नजराने के रूप में क्या होता था? विधि पदार्थ। जो भी उसमें कंबल लेके जा रहे हैं तो कंबल देंगे, ठीक है ना, दिखाना है। उत्तर पश्चिम में कंबल लेके जा, सोना लेके जा रहे हैं तो भी सोना दे दो, पत्थर लेके जा रहे हैं तो थोड़े पत्थर दे दो, बात खत्म। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
राजपाट और सम्राट। ठीक है, अब राजपाट क्या होता था? ठीक है, राजधानी में सम्राट। अब देखते हैं राजधानी। मैगजीन जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, एक सेल्यूकस निकेटर है, उनका राजदूत था। मैगजीन ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया है। मैगजीन एक दरबारी था जो कहाँ से आया था? यूनान से आया था। सेल्यूकस निकेटर क्या था? राजदूत था। उस समय में राजदूत एक दूसरे स्थान पर जाते आते रहते थे। एक तो वो वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया देखते थे, ठीक है, भूगोलिक विधि देखते थे, एक वे देखते थे लोगों की परंपरा क्या है। ऐसे राजा भेजते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने राजदूत, ये देखने के लिए कि क्या हम कभी इस पर आक्रमण करेंगे तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। हमें कुछ पता ही नहीं है इनके घर के दरवाजे का मुख किस तरफ है, ठीक है, किधर से जाना किधर से निकले। ऐसे भी छोटे छोटे राजदूत रखा करते थे राजा एक दूसरे देश में भेजने के लिए, ताकि उनका सारी जानकारी ली जा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हम इनके विवरण का एक अंश देखते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है इंडिया के बारे में? तब का इंडिया कैसा था? एक दूसरे कंट्री का कोई लिख रहा है, कहाँ का? यूरोप का। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। सम्राट जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर आगे चलते थे। इन घोड़ों पर प्रशिक्षित तोते एक झुंड में रहते थे जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था। वह हमेशा इस बात से डरता रहता था कि यदि कहीं कोई उनकी हत्या की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, मतलब उस टाइम के राजा को अपनी जान बहुत प्यारी थी, ताकि राजा को कोई मार ना दे। बात भी सही है भाई, राजा के पीछे तो 1000 दुश्मन होंगे, कोई भी उन्हें मार सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये किसने लिखा है? ये मैगजीन ने लिखा है। मैगजीन जो कौन था? यूनान का सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। वो कहाँ से आया था? यूनान से। ठीक है, ये उन्होंने लिखा है। उनका एक अंश एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ। उन्होंने कहा था कि राजा जब राजा की किसी भी अवसर पर या जश्न फेस्टिवल पर राजा बाहर आता था, उनके जश्न में सोने की पालकी होती थी जिसे अंगरक्षक उठाते थे। वे सोने की पालकी में सोना और चांदी लगा होता था। ठीक है, हाथी पर सवार होते थे उनके अंगरक्षक और आगे पेड़ लेके चलते थे। और पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते, एक तोतों का झुंड होता था, ठीक है, पैरेट का, वो जो सम्राट के सिर के ऊपर चारों तरफ घूमता रहता था। ठीक है, तो कितना अच्छा व्यू होगा, है ना। हथियारबंद महिलाएं उनसे घिरा रहता था। तब शायद ये मेरी बात थोड़ी अजीब सा ले गया आदमी। ठीक है, हथियारबंद महिलाओं के साथ घिरा रहता था। वह हमेशा इस बात से डरता था कोई उनकी हत्या ना कर दे। वो जो खाना खाता था तो उनके नौकर भी उससे पहले खाना चक्कर देखते थे। रिसेंट में एक सीरियल भी चला था, आप सभी ने देखा होगा। तो रिसेंट में तो बहुत टाइम हो गया उनको, ठीक है, जोधा अकबर वाला। ठीक है, उसमें भी जब अकबर खाना खाता था तो पहले लोग देखते थे। ठीक है, आई होप बहुत सारे लोग, लड़कियों ने तो पक्का देखा होगा। ठीक है, और पाटलिपुत्र आधुनिक घटना के बारे में। ठीक है, आधुनिक पटना, जो पाटलिपुत्र है कहाँ पर है? आधुनिक पटना में है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था। यहाँ पर विशाल प्राचीन से घिरा हुआ था। इसमें 570 बुर्ज और 64 ठीक क्या थे? द्वार थे। ये भाई पक्का इंपॉर्टेंट याद कर लो, डाटा तो ऐसे पूछते हैं भर भर के। ठीक है, 570 कितने? 570 और 64 क्या थे? दीवार थे। 64 दीवार थे। आगे है 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हुए थे। ठीक है, वो पक्की ईंट लिखा हो तो वो राइट नहीं होगा। कच्ची ईंट से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? कच्ची ईंट से। ठीक, कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी कांच से बना होता, जिस पत्थर की नक्काशी में अंकित किया जाता था। पत्थर पर क्या की जाती थी? नक्काशी। ठीक है, कांच का बना होता था घर और पत्थर के ऊपर नक्काशी की जाती थी। चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। तो चारों तरफ क्या होता था? चिड़ियों के बसेरे बनाए जाते थे, पक्षियों के बसेरे बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसे क्यों चखते थे? क्योंकि राजा के खाने में कुछ जहर ना मिला दे। बात खत्म। ठीक है, और अंत में
जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने के लिए लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्हें यह उम्मीद थी कि वह मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर देंगे। तो उनका काम क्या था? जो जंगल में रहते थे, सबने राजा की सेवा करनी है, चाहे कर के रूप में करे, चाहे सीधा सीधा करे, बात खत्म। ठीक है, ऐसे अपने साम्राज्य में बिना कुछ दिए नहीं रह सकता था उस टाइम में। अशोक एक अनोखा सम्राट। तो देखिए अशोक के बारे में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अशोक मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। किसके द्वारा? अभिलेखों द्वारा। ऊपर दिखाया ना मैंने पिछली, तो हम सेकंड थर्ड चैप्टर था जिसमें अभिलेखों के बारे में बताया। अशोक से ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हो अशोक का अभिलेख। ये अशोक का अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का हुआ है वर्णन। देखते हैं अब क्या हुआ था। अपने एक अभिलेख में ये अशोक ने बात कही है। ठीक है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। देख लो कलिंग का युद्ध कितना भयानक हुआ होगा। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया और 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्योंकि जब भी किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बना लिए जाते हैं। और ब्राह्मण और शर्मी कौन होते हैं? जो काम करते हैं ऋषि के, शर्मन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धम का मतलब होता है धर्म। ठीक है, धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो वो बोलते हैं अशोक कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं धर्म के जरिए लोगों को शिक्षा दूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध से विजय प्राप्त नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? धर्म से लोगों के दिल को जीतूंगा। ठीक है, अभी है नेक्स्ट। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में है, इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि बाद में मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध न करें। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये अभिलेख लिख रहा हूँ ताकि मेरे बेटे और मेरे पोते युद्ध ना करें। ठीक है, यह अशोक बोल रहा है। इसके बदले में उन्होंने सोचना चाहा कि धर्म को कैसे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बोला कि धर्म को कैसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, धर्म संस्कृति शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है, जो प्राकृत भाषा में बोलते हैं धम। ठीक है, वो हिंदी का क्या है? धर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक का कलिंग युद्ध। आप देखते हैं कलिंग युद्ध कैसा था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो भाई ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जीतन हिंसा खून खराबा को देखकर युद्ध में वितृष्णा, ठीक है, मतलब अंदर से भयानक वाली फीलिंग, ठीक है, उन्हें निश्चित किया कि भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। वो इतने बेबसा महसूस कर रहे थे लोगों को मारकर कि ऐसा लग रहा था कि इतना खून खराबा हुआ है, आगे से मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, अंदर से दुखी थे। अब अशोक का धर्म क्या था? ये पूछते हैं अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं अशोक किससे प्रेरित थे? अशोक प्रेरित थे जी बुद्ध के उपदेशों से। अब ये एक तस्वीर है, ठीक है, ये क्या है अभी देखते हैं हम। ये क्या है? ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की एक मूर्ति को देख रहे हैं। ये बिहार के रामापुरवा, ठीक है, कहाँ पे? रामपुरवा में मिली है। मौर्य कालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। अभी ये मूर्ति कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में रखा दी गई है। उस समय के मूर्तिकाल का एक नमूना देख लीजिए, कितने अच्छे से बनाई गई है। ठीक है, ऐसी कई समस्या थी जिसके लिए उन्हें संवेदना थी। ठीक है, कोई कैसी समस्या थी देखते हैं। साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। कई बार कई
इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था, ठीक है। यह सब तो बहुत चीज़ चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों को और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते थे, ठीक है। अशोक के समय तो कम होते होंगे, अब अशोक जिंदा होते तो देखते क्या चल रहा है, बोलते हमारा ही टाइम ठीक था, यह तो भयानक वाला टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महात्म, ठीक है, धम्म महात्म नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। वह जगह जगह जाकर धम्म का प्रचार करते थे। तो वो पूछ सकते हैं धम्म महात्म कौन है। तो धम्म महात्म की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। किसके लिए की थी? ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके, धम्मात, ठीक है। धम्मात क्या थे? धम्मात अधिकारी थे जो धर्म की शिक्षा देते थे, जो धर्म की शिक्षा देते थे जगह जगह जाकर लोगों को, ठीक है। धम्म महात्म थे जो जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देते थे। नेक्स्ट है, इनके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं, स्तंभों पर खुदवाए, कुछ ऐसे शिला बड़े बड़े पत्थरों पर, ठीक है, कुछ स्तंभों पर अपने नोट लिखवाए, ठीक है, अभिलेख लिखवाए। नेक्स्ट है, अधिकारियों को यह संदेश दिया कि वह राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक काम किया उन्होंने लोगों को समझाने के लिए। यूँ ही हमारा इंडिया ऐसे नहीं बन गया, बहुत सारे राजा, महाराजा, सम्राट, ठीक है, सब ने मिल के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, ठीक है। पहले तो बहुत कर्मकांड, रिलीजन, जो भी रिचुअल्स है उनमें बलि देना, अपने देवता को प्रसन्न करना, ठीक है, ये सब होता था। इन्हें समझाने के लिए सभी राजा महाराजों ने बहुत काम किया है। ऐसे नहीं हम बोल सकते आज का इंडिया ऐसे ही बन गया, ठीक है। हमारे जो भी पूर्वज रहे होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से समाज सुधार के काम किए हैं, तभी हम तक सुधर पाए। अभी भी कहाँ सुधर पाए हम इतने, ठीक है। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे, ठीक है। तो उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। उनके लिए अतिरिक्त मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का व्यवस्था की, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कौन से राजा ने पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की, तो वो कौन थे? वो थे अशोक, सम्राट अशोक। कुएं खुदवाए और सड़कें भी बनवाई और विश्राम गृह भी। अब देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। तो क्या दिया प्रजा को संदेश उन्होंने? लोग भिन्न भिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं, उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और यात्रा शुरू करते हैं, तब वह तरह तरह के अनुष्ठान कराते हैं। अनुष्ठान मतलब यज्ञ, पाठ, पूजा, रीति रिवाज जो भी करवाते हैं तब, ठीक है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। उन्होंने कहा, अशोक ने कहा, जो भी ये रिचुअल्स होते हैं, ये कर्मकांड जो होते हैं वो काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीति रिवाजों को मानते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये अन्य प्रकार के रीति रिवाज क्या थे? तो बोलते हैं ये ना करो जो मैं बता रहा हूँ वो करो। वो क्या थे? वो बोलते थे कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमिकों को दान करना, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात की है, आप भी ये कीजिए। हम कोई भी हमारे घर में काम कर रहा है, ठीक है, उन्हें ये नहीं समझना कि वो नौकर है, ठीक है। हो सके तो अपना काम खुद से भी कर लेना है, ऐसे नहीं भी उस पर ऑर्डर चलाते रहो। अच्छे मनुष्य की एक ही बात है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, अच्छी बात कही है, आपको भी अपने जीवन में अपनानी है, ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है, ठीक है। अपने धर्म को अच्छा बोलना और सामने वाले को बुरा बोलना, ठीक है। आपका धर्म अच्छा है, सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं और आपका धर्म अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, आपकी फैमिली अच्छी है, आपके रीति रिवाज अच्छे हैं, आपको जो शिक्षा दी है वो अच्छी है। आप धर्म के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं तो सब पता चलता है कि आपका जो भी परवरिश हुई है वो अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपनी धर्म की बुराई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं बोलती मेरा धर्म अच्छा है, सामने वाला बोल रहा है कि मेरा धर्म अच्छा है, तो मैं अपनी अच्छाइयाँ गिना रही हूँ, उसकी बुराइयाँ बता रही हूँ, तो इसमें उन्होंने बोला कि नुकसान किसे है? नुकसान हमें ही है, क्योंकि सामने वाला आप पर आरोप लगा रहा है। आरोप चाहे झूठे हों, सच्चे हों, आरोप ही होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, सामने वाले ने कोई आरोप लगाया है तो 50-50 हो सकता है, ठीक है। वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। इस संसार में कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, इस यूनिवर्स में कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है,
सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी को बात करने से पहले सोच समझ कर फिर बोला कीजिए, ठीक है। और रही धर्म वाली बात, इस पे तो बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। तो किसी के धर्म को अच्छा कहना और अपने धर्म को, किसी के धर्म को बुरा कहना, अपने धर्म को अच्छा कहना बहुत बुरी बात है, ये अशोक बोलते थे। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रति विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो एक बात है, यूं ही कुछ तो नहीं बना होगा, ठीक है। किसी भी धर्म को ले लो, पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं लेंगे हम, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। यूरोप में चले जाओ, अलग अलग देवी देवी को पूजते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा ये एशिया वाले लोग ही जो हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो ये चीन वाले हम ही पूजते हैं, ठीक है। वैसे जो चीन वाले हैं वो धर्म को पता है क्या बोलते हैं? चीन वाले बोलते हैं जो धर्म है वो अफीम का नशा है, ऐसे बोलते हैं चीन वाले, ठीक है। तो यूरोप में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सबसे पहले शुरू वहीं से हुआ था ये सब कुछ, ठीक है। पर्दा प्रथा हो गई, ये सारा काम वहीं से शुरू हुआ था। रिचुअल्स हो गए, ये बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं वो भी यूरोप वाले लोग भी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। इसलिए दूसरों के धर्म को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। हम अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा भी ना मत बोलो। अब आती है इम्पोर्टेंट बात। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकें और जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के स्तंभ पर विचार को दूर तक फैलाने के लिए उनकी बातों को बताया जो उसके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश इन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। अशोक के बहुत सारे स्तंभ हैं जो आज भी ठीक ठाक स्थिति में मिले हैं। ऊपर मैंने आपको एक तस्वीर भी दिखाई, वो राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। अब है ब्राह्मणी लिपि क्या थी? आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों तक ब्राह्मणी लिपियों में उत्पन्न हुई है, ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग है। देखिए ये आरंभिक है, ऐसे लिखते थे, ठीक है, जिसको हम त्रय बोलते हैं। देवनागरी लिपि में ए, और बंगाल में से ऐसे लिखते हैं, मलयालम में ऐसे लिखते हैं, और तमिल में और पंजाबी में मैं और बता देती हूँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलिए चलते हैं हम आगे। और यह मौर्य साम्राज्य के उभरने वाले थोड़े पहले 2400 साल पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार शुरू की। अब चीन की दीवार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो देखेंगे वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। चीन की दीवार कब बनी थी? 2400 वर्ष पहले, जब मौर्य जो साम्राज्य था उससे पहले, मौर्य जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साम्राज्य बनने से 2400 साल पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू करवाया, आज से 2400 साल पहले। इससे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा को पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। इसमें 2000 वर्ष तक इस दीवार का कार्य चलता रहा। कितने वर्ष तक भाई साहब? 2000 वर्ष तक, क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, 6400 किलोमीटर लंबी है, नोट कीजिए अपने नोट्स में। 2000 वर्ष तक काम चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि युद्ध हुआ, सीमा बदल गई। चलो जी, इधर दीवार यहाँ जहाँ की जा रही है इधर कर दीजिए, जो दीवार जहाँ जा रही है, ठीक है, वो जहाँ जा रही है इधर कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए इसे स्थिति बदलती रही, जियोग्राफिकल एरिया बदलता रहा युद्ध के बाद, और इन्हें वैसे वैसे दीवार को बढ़ाया जा कम किया जा रहा था। किससे बनी है? पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, ठीक है, ये सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार पर बनाने के लिए हजारों लोग काम करते थे। 10-20 मीटर की दूरी पर एक निगरानी के लिए पुरजोर ये बने हुए हैं ना, ये देखो इसकी रक्षा कर सके, ये देख रहे हैं इधर उधर। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसकी डेस्टिनी के बारे में। अब साम्राज्य है, बड़ा साम्राज्य, राज्य को मिलाकर 4-5 राज्य को मिलाकर क्या बनता है? साम्राज्य। राजधानी वही उज्जैन सॉरी तक्षशिला उज्जैन, ठीक है। अधिकारी जो वो अधिकारी रखा था उसका नाम, ठीक है। संदेशवाहक प्रांत छोटी छोटी धर्म, वो अधिकारी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ आपको। ये रहा महामत, ठीक है। कौन था? महामत।
याद कर लीजिएगा, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम देखेंगे ये कब शुरुआत हुई मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की कब? 2300 साल पहले। चलिए अब आता है मैप, ठीक है, मैं इसको करती हूँ छोटा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये जो ये रेड कलर के हैं, ये क्या है? जो चीन के नियंत्रण में थे, ठीक है, ये सारे कैप्सन सागर, काला सागर, ये सारी चीनी जा रही है, ठीक है, चीन वाले हैं। और इसमें जो ग्रीन लाइन है वो है कुषाण के नियंत्रण में थे, जो आगे पढ़ेंगे हम। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। हम आपको दिख तो रहा होगा, ठीक है, ये समुद्री मार्ग थे, ठीक है, ये सारे समुद्री मार्ग थे। और इन पे किसका नियंत्रण था? रोम के राजाओं का, ठीक है, ये रोम के राजा थे उस समय, तो इसका नियंत्रण था। चीन के शासकों का नियंत्रण बहुत दूर तक था, ठीक है, यही हिस्सा बचता था जैसे वो पार करते थे, ठीक है। ये सारा ये ले गए, ये ले गए, ये गया, ठीक है, कैप्सन सागर ले गए, महासागर तक इनका आ गया, ठीक है, ये रोम साम्राज्य आ गया, ये सारा काला सागर, ठीक है, ये किन यूनानियों के नियंत्रण में था, ठीक है। आई होप आपको समझ में लग गया। अब देखिए ये आ गया चीन, भारत, ईरान, अरब, यूनान तथा रोम व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग, ठीक है। वो जो इधर से व्यापार करते थे इधर चले गए, ये आ गया चीन, ये आ गया तिब्बत, ठीक है, ये चीन का है सारे, ये मंगोलिया आ गया, ये रहा, ठीक है। दक्षिण भारत के पतन, काली मिर्ची, अन्य मसालों के निर्यात को दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वो सामान लेके जाते थे, ठीक है, चीन वाले तो इधर से सामान लेके जाते थे, और जो इंडिया वाले थे वो इधर से ये सामान लेके जाते थे, ठीक है। ये समार्ग, ये ठीक है, आदान प्रदान का भाग बोलते थे इनको, ठीक है। कौन कौन से? चीन, भारत, ईरान, अरब, यूनान तथा रोम व्यापारी। ये ना भाई, चीन ने पहले भी बहुत, ये बंगाल की खाड़ी है, ये सारा चीन का, ठीक है, चियांजियांग इनका आ गया, ठीक है, ये सारा इसने कवर करके रखा था। इंडिया के पास था, ये गंगा नदी आ गई और ये यहाँ तक ही नियंत्रण में रखा हुआ था इन्होंने, ठीक है। तो ये सारा हमारे अंडर आ गया। अभी ये सिल्क रूट बोलते हैं इसको, अभी ये सिल्क रूट बना रहे हैं ना जी, पाकिस्तान से होकर इधर सारा से सिल्क रूट बोलते हैं। कभी मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी सिल्क रूट क्या है, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री की वो लिया गया है कब? न्यू ईयर से 1986 से ये पिक ली गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा बताऊंगी। अभी ख़त्म नहीं हुई है क्लास, आगे भी है, बात करते हैं हम आगे की बात। आगे कौन कौन सी राजा आए, कौन कौन से राजा और राज्य, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से राजा आए, कब कब आए, एक छोटा सा व्यू देखते हैं हम उसका। लगभग 2200 साल वर्ष पहले, मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। कितने साल चला? 2400 से 2200 साल, 200 साल चला, ठीक है। इनके स्थानों पर 7 अन्य जगहों पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमी उत्तर भारत में कुछ भागों के करीब 100 साल तक हिंदू जमन राज्यों का शासन रहा, हिंदू और जमन राज्यों का शासन रहा। इनके बाद पूर्व उत्तर में पश्चिमी भारत में शक वंश आ गया, ठीक है, नामक मध्य एशिया के लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ अन्य राज्य 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि वह शक वंशकों ने गुप्त वंशकों से, जो शक वंश थे वो गुप्त वंशों से पराजय नहीं मिली, ठीक है। शकों के बाद कौन आए? कुषाण आए, जो 2000 वर्ष पहले, ठीक है। इनका शासन टाइम था 2000 वर्ष पहले था। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, व्यू दे रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाले आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में कौन सा था? मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शकुन, ठीक, कौन आ गया? शुगवंश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? शुगवंश, एक राज्य की स्थापना हुई। शुगों के बाद
कवक वंश आया, कनक वंश आया और वंशों की स्थापना तब तक चलती है जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर क्या हुई? गुप्त साम्राज्य की स्थापना 1700 साल पहले, तब तक ये चलता रहा। ठीक है, हम देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर में कुछ भागों में शकों का शासन रहा, जहाँ पश्चिम उत्तर तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सतवाहन वंश। कौन सा? सतवाहन वंश। ये भी एक वंश था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इसके साथ इसके कई युद्ध हुए और लगभग 100 साल पहले स्थापक सतवाहन वंश लगभग 400 साल तक टिका रहा। कितने साल तक टिका रहा? 400। मौर्य वंश 200। ठीक है, ये जो सतवाहन वंश है वो कितने साल तक टिका रहा? 400 सालों तक। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्यम और एशिया भारत में वकाटक वंश, कौन सा? वकाटक वंश। ठीक है, याद रखें, शासन स्थापित हुआ कब? 1700 वर्ष पहले। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 वर्ष पूर्व के बीच में चोरों तथा चोरों और पंड्यों का क्या था? शासन था। कब? 2200 से 1800। 1500 वर्ष पहले पल्लवों, चालुक्यों, ठीक है, चालुक्यों के दो बड़े राज्य क्या हुए? स्थापित हुए। ठीक है, आप वंश के बाद वंश लिखते जाना अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसके अलावा कई राजा और राजा है। इसके बाद हमें सिक्के, पांडुलिपियां, पुस्तक से पता चलता है कि इन सब के शासक के अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे, जिसमें सामान्य पुरुष स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए नगरों का विकास, उद्योग, व्यापार के प्रति प्रगति। व्यापार ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर बाहर की जमीनों के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, यूरोप, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र रास्ते भी खुल गए। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इसे पुस्तक में काफ़ी हिस्सों में पढ़ते हुए ये गलत लिखते हैं। आप इन बातों को ध्यान में रखें। तो अब ये हम देखते हैं हिंदू जमन के सिक्के ऐसे थे। ठीक है, ये कैप शायद मेरे को तो फिश ही लग रही है, तो ये किसी की मूर्ति लग रही है। ठीक है, बनाई हुई कुशक वंश में। ठीक है, और ये शंग वंश का है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये शायद किसी का फेस है और ऊपर ये माइंड में भी शक वंश, शायद शक करते होंगे इसलिए इसका नाम शक रखा गया होगा। ठीक है, सतवाहन वंश, ये देख लिए, सतवाहन का सिक्का है ये, इसमें बना हुआ है कुछ। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 9 चैप्टर, वो हम करेंगे कल। और ये क्लास आपको कैसी लगी? कुछ समझ में नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट क्लासेस से पक्का क्वेश्चन बनते हैं 1 या 2। ठीक है, आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। कमेंट बॉक्स में सभी ने बता के जाने क्लास कैसी लगी, कुछ समझ नहीं है तो वो भी पूछ लीजिएगा। जो भी मैंने ये हाईलाइट किए हैं, येलो किए हैं, वो सारी अपनी नोटबुक में लिख लेना, नोट डाल के। ठीक है, आने वाले टाइम एग्जाम में आपको काम आएगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। टेक केयर।